इतिहास में बहुत से साम्राज्य आए और गए, लेकिन एक शासक का आत्ममंथन इतना गहरा था कि उसने सदियों का रास्ता ही बदल दिया। आइए उस ऐतिहासिक सफर को करीब से समझते हैं, जो रक्तपात से शुरू होकर विश्व शांति पर खत्म होता है। कैसे तलवार के दम पर चलने वाला एक विशाल साम्राज्य अचानक नैतिकता और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। जरा इन ऐतिहासिक शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि स्वयं उस शासक के शब्द हैं जिसने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों का खून बहाया था। इन पंक्तियों में जो पश्चाताप है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस मैदान जंग में जिसने दुनिया जीतने निकले एक सम्राट को अंदर तक हिलाकर रख दिया? इस बदलाव को समझने के लिए कलिंग युद्ध से पहले के दौर में चलना होगा, जिसे चंडाशोक का काल कहा जाता है। अशोक का शुरुआती शासन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दौर के किसी भी महत्वाकांक्षी साम्राज्य का होता है, अत्यंत ताकतवर और बेहद सख्त। इसीलिए उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा जाता था। साम्राज्य का विस्तार ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। यहाँ तक कि ऐतिहासिक स्रोतों में एक बेहद खौफनाक यातना कक्ष का भी जिक्र मिलता है, जिसे अशोक का नर्क कहा जाता था। उनके बाद के बदलाव की गहराई समझने के लिए इस क्रूर अतीत को जानना बहुत जरूरी है। और फिर आया साल 2601 ईसा पूर्व और कलिंग की वो विभीषिका जिसने सब कुछ बदल दिया। कलिंग एक स्वतंत्र और सैन्य रूप से अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। अशोक के विस्तारवादी रास्ते में यह एक बड़ी चुनौती थी, और इस टकराव का नतीजा था ये नंबर 1,00,000। दया नदी के मैदान में 1,00,000 सैनिक और नागरिक मारे गए। जरा इस संख्या की भयावहता पर विचार कीजिए। पूरा का पूरा क्षेत्र लाशों से पट गया था। और तबाही सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रही। 1,50,000 लोग, इतने लोगों को उनके घरों और जमीनों से निकालकर बेदखल कर दिया गया। ये वो लोग थे जो जिंदा तो बच गए, लेकिन उनका पूरा जीवन उजड़ चुका था। असल में ये संख्या भी पूरी सच्चाई बयान नहीं करती। युद्ध के बाद फैले अकाल, बीमारी और टूट चुके सामाजिक ढांचे ने अनगिनत और लोगों की जान ले ली। जब अशोक अपनी जीत के बाद उस मैदान से गुजरे और उन्होंने तबाह हुए नगरों को देखा, तो उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। एक जीता हुआ सम्राट अपनी ही अंतरात्मा के सामने हार चुका था। यहीं से शुरुआत होती है एक बिल्कुल नए रास्ते की, धम्म के मार्ग की। उस भयानक दिन के बाद तलवार की जगह दर्शन और करुणा ने ले ली। प्राचीन इतिहास में उन्होंने जीत की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उन्होंने दिग्विजय यानी सैन्य बल से राज्यों को कुचलने की नीति को पूरी तरह त्याग दिया और धम्म विजय को अपनाया, यानी धार्मिकता और नैतिकता से लोगों के दिलों को जीतना। अब सवाल उठता है कि ये धम्म आखिर था क्या? असल में ये कोई कट्टर धार्मिक नियम नहीं था जिसे जबरन थोपा गया हो, बल्कि ये एक सिविल रिलीजन या सामाजिक नैतिक ढांचा था। एक ऐसे विशाल साम्राज्य में जहां कई धर्म और मान्यताएं थीं, वहां धम्म का उद्देश्य आपसी मेलजोल और मानवीय दुखों को कम करने जैसी व्यवहारिक बातों पर जोर देना था। इसके कुछ बुनियादी उसूल थे, जैसे अहिंसा, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी, सक्रिय धार्मिक सहिष्णुता यानी दूसरे के धर्मों का पूरा आदर करना, समाज कल्याण और न्यायिक निष्पक्षता पर भी गहरा जोर था। और सबसे दिलचस्प था उनके नेतृत्व का नजरिया, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये एक बेहद क्रांतिकारी विचार था, जहां सत्ता का आधार खौफ नहीं बल्कि कल्याण था। यहाँ एक बहुत ही अहम अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना चुके थे, लेकिन उनका धम्म और संस्थागत बौद्ध धर्म दोनों अलग थे। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से व्यक्तिगत निर्वाण और संसार त्यागने पर जोर देता था, जबकि अशोक का धम्म पूरी तरह से राज्य की नीति थी। यह सामान्य नागरिकों की जिम्मेदारियों, आपसी भाईचारे और नैतिक जीवन पर केंद्रित था। लेकिन सिर्फ अच्छे विचार रखना ही काफी नहीं होता, उन्हें जमीन पर उतारना भी पड़ता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक नैतिक राज्य की नींव रखी गई। अशोक ने अपने राजकाज को पूरी तरह बदलकर एक कल्याणकारी राज्य बना दिया। धम्म महामात्र नाम के नए अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनका काम नैतिकता और समाज कल्याण की निगरानी करना था। जो धन पहले युद्ध पर खर्च होता था, वो अब सार्वजनिक कामों में लगने लगा। अस्पताल बने, कुएं खुदे, छायादार पेड़ लगाए गए, और तो और सजा के नियमों को भी सुधारात्मक बनाया गया। अपनी इन बातों को आम जन तक पहुंचाने का उनका तरीका भी कमाल का था। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए
और वो भी आम लोगों की भाषा में। ब्रह्मी, प्राकृत, ग्रीक और अरामी जैसी लिपियों का इस्तेमाल किया गया। बीच के दरबारियों की जरूरत को ही खत्म कर दिया गया, ताकि राज्य की नीति हर इंसान को सीधे तौर पर समझ आए। पर इस तरह अशोक का ये संदेश सिर्फ उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं रहा। यहीं से बौद्ध धर्म का वैश्विक उदय शुरू हुआ। आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध ने एक बड़ा आत्ममंथन शुरू किया। करीब 11 साल बाद 250 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, ताकि बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय की बुराइयों को दूर किया जा सके। और यहीं से ये तय हुआ कि इस संदेश को दुनिया भर में भेजा जाएगा। ये वैश्विक नेटवर्क कितना विशाल और सटीक था, इसे देखिए। उन्होंने अपने बेटे महिन्दा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां थेरवाद परंपरा की शुरुआत हुई। हेलेनिस्टिक वेस्ट यानी ग्रीक राज्यों तक राजनयिक दूत भेजे गए। मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार मार्गों के जरिए भिक्षुओं ने इस संदेश को फैलाया। ये एक ऐसा कूटनीतिक नेटवर्क था जिसका मकसद जमीन नहीं, दिल जीतना था। भारी मात्रा में राजकोष का उपयोग करके हजारों स्तूप और मठ बनवाए गए। इन प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक क्षेत्रीय संप्रदाय से एक वैश्विक सभ्यता में बदल दिया। आज का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, वह उसी नैतिक शासन की एक स्थायी विरासत है। इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के बाद अंत में एक विचारणीय सवाल उभरकर सामने आता है। सच्ची महानता आखिर क्या है? क्या ये सैन्य बल से जमीन को जीतने में है, या फिर करुणा और नैतिकता से मानव हृदय को जीतने में? अशोक का इतिहास स्पष्ट रूप से ये सिखाता है कि शक्ति का असली उपयोग विनाश में नहीं, बल्कि कल्याण में है।